everyone. So this is the first lecture of Indian Contract Act. ये आपका Indian Contract Act का first lecture है. हमारा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट. आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. आज के लेक्चर में हमेशा की तरह फर्स्ट लेक्चर है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है हम वो देखेंगे. कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखेंगे. लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हम अपने पूरे इस सब्जेक्ट में लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, हमें वो देखना है. दैट्स इट. ऑलराइट, तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन. सो हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ऑल राइट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है इसको. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. इसके दो पार्ट्स हैं. एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट. और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट 2 जिसको हम बोलते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर आते हैं इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. ऑल राइट. दैट इज इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो ये स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ये है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स. बट अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है? जनरल प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि अगर एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है तो इस पे क्या लॉ या क्या रूल्स अप्लाई होंगे. ऑल राइट. कैसे पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है. सो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक रूल्स, बेसिक लॉ गवर्निंग अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट 1 जिसको हम बोलते हैं. और इस कॉन्ट्रैक्ट 1 के अंदर सेक्शन 1 से लेके 75 तक है. सेक्शन 1 से लेके 75 तक है. और कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर 124 से लेके 238 तक है. सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238 तक है. अब आप बोलेंगे मैम ये 75 एंड देन ये 124, बीच के सेक्शंस कहाँ हैं? बीच के सेक्शंस जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है. एंड 238 के बाद के जो सेक्शंस हैं वो पार्टनरशिप एक्ट है, जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया है और उनके अपने अपने एक्ट्स बना दिए गए हैं. सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ऑल राइट. तो उन दोनों को हटा दिया गया है, तो इसीलिए बीच में से वो डिलीटेड सेक्शंस हैं. ऑल राइट. तो सेक्शन 1 से 75 की जब हम बात करते हैं
तो वो होते हैं बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फीचर्स ऑफ अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। और जब हम 124 से 238 की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो ये तो है सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट्स में है, क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक का है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। ये तो है इसका बाइफर्केशन कि ये क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर एग्जाम्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है, इट इज वन ऑफ दोज एक्ट्स विच इज देयर इन द syllabus of all the states। ये हर स्टेट के सिलेबस में है, जहां तक मुझे याद है और जहां तक याद किया है, इट इज ट्रू। कोई भी ऐसा स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम नहीं है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्जेक्ट ना हो। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, चाहे आप दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप पंजाब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उत्तराखंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हिमाचल प्रदेश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गुजरात के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उड़ीसा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, महाराष्ट्र के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल राइट। और जो भी बचते हैं, आप छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, झारखंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल राइट। इसके अलावा भी आगे एटसेट्रा है। इवन जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी जो हैं, उनमें भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में होगा ही होगा। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पूछा जाता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, साउथ इंडियन स्टेट्स, कोई भी आप ले लो, कोई भी, मैं तो कह रही हूँ इंडिया का कोई भी स्टेट हो, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना आता हो। तो ये हर एक स्टेट के सिलेबस में आता है, एंड दैट टू इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो चाहे आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, हर स्टेट के सिलेबस में ये एक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एक्ट ना हो। कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें SRA, लिमिटेशन, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आता है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टेट में पूछा जाता है, एंड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में से 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं। इन ईच जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम क्वेश्चन पेपर, अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं, 10 to 12 क्वेश्चंस जरूर होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी। 10 से 12 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। और अगर मैं मेंस की बात करती हूँ तो अगर
फैक्चुअल क्वेश्चन है तो 2 to 3, और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है 5 to 7. ऑल राइट, ये मेंस का है, ये प्रीलिम्स का है. सो अब आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा वेटेज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं और अगर मैं प्रीलिम्स की पहले बात करती हूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से. जैसे कि आपसे सेक्शन पूछ लिया जा सकता है, सेक्शन से आई मीन सेक्शन नंबर, या फिर आपसे लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन आ सकता है. ऑल राइट, इलस्ट्रेशंस. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन में 5 to 6 इलस्ट्रेशंस हैं. तो इलस्ट्रेशंस में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा ये एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम केस लॉज हैं. बहुत सारे केस लॉज हैं. इंग्लिश केसेस भी हैं क्योंकि ये बहुत 1872 का है, एंड इंडियन केसेस भी हैं. तो इसमें केस लॉज में से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. कई बार केस के प्रिसाइडिंग जज के बारे में भी पूछा जाता है, स्पेशली इन इंग्लिश केसेस में, कि लॉर्ड स्टीफेंस थे या फिर लॉर्ड एंसन थे. ऑल राइट, तो बहुत सारी चीज़ें, लॉर्ड एलन बोरो थे, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं. ठीक है, तो प्रीलिम्स में तो आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है. अब आते हैं मेंस पे, कि मेंस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एक आ सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, जिसको हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं. प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस या फैक्चुअल क्वेश्चंस सेम चीज आपको डीजेएस में या हरियाणा जुडिशरी में या पंजाब जुडिशरी में, हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज में बहुत लेंदी कॉन्ट्रैक्ट में से बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं. आपको पूरे फैक्ट्स दे दिए जाएंगे केस लॉज के, और आपको फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा. इसीलिए केस लॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. इसके अलावा स्टेट्स लाइक राजस्थान, इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में आते हैं, तो बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं. ऑल राइट, ये तो हुए फैक्चुअल क्वेश्चंस. इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इट इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो इसीलिए इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब n नंबर ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैन बी मेड. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें से बहुत सारे, और वो भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड. इन स्टेट्स लाइक यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, एमपी जुडिशल सर्विसेज, ऑल राइट, एटसेट्रा. ओके, ये तो हुई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है. 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में क्या क्या है हमने देखा. इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे ये पूछा जाता है, सब जगह पूछा जाता है. ठीक है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं.
प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, मेंस में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से, कौन से स्टेट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू दिया है, क्योंकि आपके लिए कभी भी क्या होता है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर हम जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू पता हो। बिकॉज अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज और इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के अंदर, क्या वेटेज है इस सब्जेक्ट की। अगर मैं इस सब्जेक्ट पे अपने एक दिन के 3 घंटे लगा रही हूँ तो क्या वो वर्थ इट है। पता चला एग्ज़ाम में उसमें से एक ही क्वेश्चन आना है तो फिर इट इज़ नॉट वर्थ इट। आप उसको फिर लास्ट के लिए रख सकते हैं या आप उसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी तभी बना पाते हो जब आप उसके ओवरव्यू को देख चुके हो, जब आपको पता हो कि इस सब्जेक्ट में से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पूछा जाएगा और किस हिसाब से पूछा जाता है, किस फॉर्म में पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट का ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूरे सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दिया है। ऑल राइट, जनरली मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये माइनर लॉज की कैटेगरी में आता है। सी क्या होता है ना, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, एक ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फॉर जुडिशरी एग्जाम, तो ये लॉ ना 3 टाइप्स या 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेजर लॉज, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एटसेट्रा। एक होते हैं माइनर लॉज, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन। इसी में आता है कॉन्ट्रैक्ट, माइनर एक्ट। और एक होते हैं लोकल एक्ट, जो हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। ऑल राइट, तो माइनर एक्ट की कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट आता है, बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट का जो यूजेज है वो माइनर नहीं, वो मेरे हिसाब से मेजर लॉ होना चाहिए, बट हम उसको हमेशा माइनर लॉ में काउंट करते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ लेंदी एक्ट। बहुत लेंदी एक्ट नहीं है, क्योंकि मेजरली सेक्शन 1 से 75 जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात नहीं कर रही हूँ, 75 सेक्शंस हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको माइनर की कैटेगरी में रखते हैं, मेजर की कैटेगरी में हम इसको नहीं रखते हैं। बट इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट शुड बी इंक्लूडेड इन मेजर एक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत ही ईजी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है। आप पूरे एक्ट में जो जो चीज़ें पढ़ोगे, जो जो प्रिंसिपल्स, जो जो रूल्स, सब कुछ पढ़ोगे, वो 1 से 75 की मैं बात कर रही हूँ, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको पता ना हो। अब आपको पता है कि अगर कोई अग्रीमेंट होना है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में, एक प्रपोजल होगा, उस प्रपोजल को ऑब्वियसली या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें। क्या एक अग्रीमेंट ऐसे ही हो सकता है बिना किसी लेन देन के? नहीं, देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज, और वो उस एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कंसिडरेशन बोला जाता है। क्या एक 6 महीने का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसीलिए 18 साल की एक स्टैंडर्ड एज है कि भाई 18 साल से कम के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यही एक रूल है सेक्शन 11 के अंदर, और यही हमें पता भी है, मतलब ये कॉमन सेंस की चीज़ है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दे आर वेरी लॉजिकल इन नेचर। ये कॉमन सेंस बेस्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा जो आपको कभी पता ही नहीं था। क्या आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो फॉर दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओपियम और एनी अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस लाइक ड्रग्स?
नो, क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। सिंपल सी चीज़ है, ये बात सबको पता है। तो इसीलिए बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। इफ़ वी कंपेयर दिस टू द अदर एक्ट्स लाइक एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, नथिंग। आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं एंड देन यू विल बी डन। ऑल राइट, तो इसीलिए बहुत ही सिंपल एक्ट है। पूरा का पूरा एक्ट, पूरा का पूरा लॉ जो है वो केस लॉज बेस्ड है। बहुत सारे केस लॉज आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें, एंड ये केस लॉज और इलस्ट्रेशंस होने की वजह से ये एक्ट जो है इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो आई एंजॉय studying contract. I always, it's like fun for me to read Indian Contract Act. मैं बहुत उसको कनेक्ट कर पाती हूँ बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आप डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें करते हो, आप वही चीज़ें आपको एक्ट के फॉर्म में है। आप रोड पे चल रहे हो, आपको किसी की कोई चीज़ गिरी हुई मिली, अब वो आपने रख ली, अब आप उसको दोगे तो क्या आप उससे कुछ क्लेम कर सकते हो? यही रूल इसमें दिया है, जो आपके साथ होता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिचुएशन, किसी के साथ भी हो सकती है। ऑल राइट, अगर आपने अपने किसी नेबर को, जो कि एक माइनर है, माइनर मतलब छोटा बच्चा है, उसको सपोज उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है, ऑल राइट, आपने उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर नहीं फाइनेंस किया है, तो क्या आप उसके लिए उससे कुछ ले सकते हो? यही सब कुछ रूल्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखते हैं और हमारे साथ होते भी हैं, और यही सब रूल्स हैं जो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्ट है। क्यों? क्योंकि इतने सारे केस लॉज हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, प्लस इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो इतने ज़्यादा कन्वीनियंट है, अक्वेंटेड है कि आपको लगेगा ये तो हो रखा है, या यस ऐसा हो सकता है, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। तो इसीलिए इट इज़ fun to study Indian Contract Act and it is very interesting. So I just hope कि नेक्स्ट लेक्चर से जब हम हमारा मेन एक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप उसको एंजॉय करें, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इस एक्ट को, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फन बना सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयबल बना सकूँ। ऑल राइट, तो अब चलते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे और एक बार देखते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, एट्सेट्रा। ऑल राइट, अब चलते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे। सो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे आएंगे। अब इसमें क्या है, ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, हर बार की तरह जो मैं करवाऊंगी आपको, उनके अलावा 10 to 12 सेक्शंस होंगे जो इसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में मेंशन नहीं है, मतलब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनको खुद से रीड कर सकते हैं। आप छोड़िए मत उन्हें, स्किप मत कीजिए, बट उन्हें पढ़िए ज़रूर, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनके ऊपर डिस्कशन करें। तो इसीलिए 98% ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने इसमें कवर किया है। रिमेनिंग कुछ अगर है तो वो सिर्फ आपके रीड करने वाला है, बिकॉज उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एज इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमें कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री देखनी है, किसने ड्राफ्ट किया है, कौन सी लॉ कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ, एवरीथिंग हम सारी हिस्ट्री देखेंगे इसकी। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 के अंदर दी गई है। ठीक है, ए से लेके जे तक हैं ये डेफिनेशंस, तो ये हमें पढ़नी है। डेफिनेशंस के साथ क्या है, आपको क्लॉजेस भी याद होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली क्लॉजेस समेत डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको क्लॉज भी मेंशन करना है अगर मेंस का आंसर है। प्रीलिम्स में तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन गिवन अंडर 2 क्लॉज ए, 2 क्लॉज बी, 2 क्लॉज सी, 2 क्लॉज डी, तो द आंसर इज 2 क्लॉज डी। तो आपको ए बी सी डी भी पता होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्लॉज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रपोजल, कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल करता है तो उस प्रपोजल एक आइडियल प्रपोजल कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक आइडियल प्रपोजल या एक वैलिड प्रपोजल की, तो उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज हम पढ़ेंगे।
इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजल। मेनली काइंड्स, कितने टाइप्स के प्रपोजल होते हैं, एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है, जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है, क्रॉस होता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे एक्सेप्टेंस पे। सेम, आपको किसी ने प्रपोजल किया है तो आपको उसकी एक्सेप्टेंस देनी है। एक्सेप्टेंस कैसे दी जाती है, एक वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिटीज होंगी, सारी चीजें हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस और केस क्लॉज के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पे। अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, हम उसे किस फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हो चुका है, या कब माना जाएगा कि अभी प्रपोजर या एक्सेप्टर या पर्सन जिसने एक्सेप्टेंस दिया वो बाउंड नहीं है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुई है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो हम वो देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को हम रिवोक कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हम कैसे कैसे हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। रिवोक करना मतलब विड्रॉ करना, वापस ले लेना, ठीक है। एक बार अगर प्रपोजल कर दिया है तो क्या आप उसे रिवोक कर सकते हो, और कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, और कब तक कर सकते हो, किसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकता है। सेम एक्सेप्टेंस के लिए, क्या एक बार दी गई एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कब तक किया जा सकता है, किस टाइम के बाद रिवोक की हुई एक्सेप्टेंस रिवोकेशन नहीं माना जाएगा, तो हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टेक्निकल रूल्स हैं, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कंसीडरेशन। इसके बाद आता है कंसीडरेशन, जो मैंने आपको बताया एक्सचेंज। तो कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, क्या बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, अगर है तो कौन सी सिचुएशंस के अंदर है। कंसीडरेशन के साथ ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉमिसरी इस्टॉपल। दिस इज अ रूल ऑफ एविडेंस, प्रॉमिसरी इस्टॉपल, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हु ऑल आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या 2 दिन का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या एक अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या एक क्रिमिनल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये सारे रूल्स हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्री कंसेंट पे। क्या आप किसी को जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए बोल सकते हो, और अगर किसी जोर जबरदस्ती से आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या कौन सी सिचुएशंस में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी वो दे रखा है। कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अब ये क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इनका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, ये सब हम देखेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोस्टिट्यूशन एनकरेज करने के लिए अगर आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऑलराइट, अगर एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से या अनलॉफुल एक्सचेंज करके अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है। अगर आप किसी एक पर्सन को बोलते हो आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज अगर तुम इसके बदले सी का मर्डर कर दोगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हम वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे वॉइड अग्रीमेंट्स पे।
वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सेक्शन 26 से 29 तक कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो अपने आप वॉइड ही माने जाएंगे, वो वैलिड हो ही नहीं सकते? बहुत सारे होते हैं। अगर किसी की शादी के रेस्टोरेंट में अगर आप कर रहे हो, ट्रेड के रेस्टोरेंट में कर रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग के रेस्टोरेंट में कर रहे हो, अनसर्टेनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट, वेजर का क्या मतलब होता है, वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, इसमें केस लॉज है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कंडीशन, उन्हें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या रिजल्ट निकलता है, एवरीथिंग। हु में परफॉर्म, अगर मैंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या ए की जगह बी परफॉर्म कर सकता है, या ए को ही परफॉर्म करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट? ये क्या रूल्स हैं हम ये देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस समय परफॉर्म होना है, क्या कोई टाइम दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो इम्प्लाइडली क्या टाइम लेना है, क्या कोई प्लेस दी गई है, अगर प्लेस नहीं दी गई है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये भी हमें इस टॉपिक में दिखेंगे। इसके बाद टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़रूरी है, अगर उस टाइम के अंदर वो परफॉर्म हो जाता है तब तो वो किसी यूज़ का है, अगर नहीं होता है तो इट इज़ यूजलेस। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उस टाइम के बाहर वो परफॉर्म हो रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी, अगर किसी इम्पॉसिबल या अनलॉफुल चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया था तब तो वो पॉसिबल था, बाद में किसी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। अब ये इम्पॉसिबिलिटीज़ कितने तरीके की हो सकती हैं, एवरीथिंग, और इसमें तो बहुत सारे केस लॉज हैं, ठीक है। सेक्शन 56 बेसिकली, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। देन क्लेटन्स रूल, एक रूल होता है क्लेटन्स रूल, डेविस वर्सेस नोबल में ये रूल प्रोपाउंड किया गया था। तो ये रूल क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये सेक्शन 59 से लेके 61 तक है, तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी का मतलब होता है पार्शियल, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस अराइज होंगी उससे, वी विल सी। इसके बाद लास्ट टॉपिक इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73 से लेके 75 तक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ब्रेकिंग और वायलेटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको क्या ऐसे ही जाने दिया जाएगा अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो, ब्रीच कर देते हो, वायलेट करते हो, या फिर आपसे कॉम्पेंसेशन ली जाएगी, या क्या आपको पनिश किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसमें मैंने दिया है 2 तरीके के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच जिसमें मेनली हम केस लॉ पढ़ेंगे हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, वो भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। सो ये हैं टॉपिक्स जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले सब्जेक्ट में हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है ये आपका 98% ऑफ द सिलेबस है। रिमेनिंग 2% कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं, ना कभी पूछे गए हैं, ना कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जाएं, बट स्टिल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको उन्हें रीड ज़रूर करना है। मैं आपको बता दूंगी कौन से वो सेक्शंस हैं, आप उन्हें बस रीड कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था हमारा सब्जेक्ट का ओवरव्यू, ये थे हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे एंड अपनी डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आज हमने कुछ पढ़ा तो नहीं है, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज हमने सिर्फ सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखा है। तो क्या अब आपको लेक्चर क्लोज करने के बाद क्या अब आपको कुछ नहीं करना है? यू थिंक देर इज़ नो होमवर्क? बिकॉज वैसे किसी भी सब्जेक्ट में जब मैं कोई लेक्चर करवाती हूँ, लास्ट में मैं आपको क्या बोलती हूँ? रिवाइज करना है, क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, MCQs करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है। आज क्या करोगे आप? आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, क्या करोगे? मैं बताती हूँ आपको। फॉर टुडे, क्योंकि आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है, दैट डजंट मीन कि यू आर फ्री। आपको होमवर्क फिर भी करना पड़ेगा। आज का आपका होमवर्क है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिस भी स्टेट के लिए या मल्टीपल स्टेट्स के लिए आप एम कर रहे हो, उनके पेपर उठा लो। कॉन्ट्रैक्ट हर स्टेट में आता है। अगर मैं अगर बोलूं कि नहीं, मैं तो सिर्फ राजस्थान के लिए, यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए, MP के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लो। एटलीस्ट 10 ईयर के, एटलीस्ट बोला है मैंने, जब तक के मिल जाए उतने कर लो आप। या फिर अगर आप DJS, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा किसी के लिए भी कर रहे हो, तो उनके क्वेश्चन पेपर उठाओ। एटलीस्ट 10 ईयर के, ये एटलीस्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस एरिया में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन नंबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, उनको रट लो, ठीक है। तो आज आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ताकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके दिमाग में, अब सपोज अगर आपने राजस्थान का पेपर आज जाके एनालाइज किया और आपने देखा कि यार फ्रस्ट्रेशन में से और कॉम्पिटेंसी में से तो यार बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा? जब हम कॉम्पिटेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे या हम जब फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि यार मेरे टारगेट स्टेट में इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है या मुझे इसको इन डेप्थ पढ़ना है। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, या ग्रुप ऑफ स्टेट्स या एनी रैंडम स्टेट, ठीक है। लेकिन एक स्टेट का नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 स्टेट्स के पेपर्स उठाओ और उनमें से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस देखो एंड जस्ट एनालाइज किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर किस एरिया में से आ रहे हैं, कौन से सेक्शन नंबर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो आपको ना एक पैटर्न, एक ट्रेंड पता चल जाएगा उस स्टेट का, तो आप फिर उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क ये है, यू हैव टू डू इट। इसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, इसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचेंगे। ऑल राइट, तो प्लीज़ आज ये कीजिए एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।